हेलो एवरीवन। सो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म में। एंड आज से जो है हम ईएमटी के वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिगिन करते हैं सेशन को। और आई होप कि आप लोग जो है इसको एक बार रिवाइज कर लिए होंगे, एक बार इसके प्रॉपर सारे फॉर्मूलेज एंड ऑल जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप लोग जो है अच्छे से देख लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग सोलोनाइड कैरिंग अ करंट ऑफ I एम्पियर एंड हैविंग एन टर्न्स। तो आप लोग को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड जो है और उसके एज पे मतलब एज पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके सेंटर पे जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI/2 जो है ये उसके एजेस पे होती है, कॉर्नर साइड्स पे, और ये होती है बिकॉज एट सेंटर मतलब इनसाइड द सोलोनॉइड है ना। सोलोनॉइड क्या है, नथिंग बट दी मतलब जब हम वायर या कॉइल की वाउंडिंग कर देते हैं तो वह हमारा सोलोनॉइड की तरह बिहेव करता है। बस अब इसके लिए हमारा जो एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ लॉन्ग सोलोनॉइड, यहाँ पे लॉन्ग सोलोनॉइड बोल दिया है क्योंकि अगर लॉन्ग नहीं बोलता तो उसके लिए फिर sin θ1 प्लस sin θ2 माइनस sin θ2 ऐसे करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है। बट यहाँ पे लॉन्ग बोल दिया है तो यहाँ पे कॉर्नर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर उस लॉन्ग सोलोनॉइड की लेंथ जो है हमको 1 मीटर दिया हुआ है। सो म्यू नॉट तो पता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, एंड क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। सो यहाँ पे लेंथ तो आपको दे दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है 1 और तो फिर ये इतना हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल रहा है। सो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया है ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो हमको नथिंग, हमको क्या निकालना था, हमको भी निकालना था। सो बस हमने भी निकाल लिया, तो बी क्या होगा म्यू नॉट NI/2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है which one of the following Maxwell's equation implies the absence of magnetic monopoles। तो ये चीज तो बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि किस इक्वेशन से, किस मैक्सवेल्स इक्वेशन से हमको ये पता चलता है दैट मोनोपोल्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते और इलेक्ट्रिक डाइपोल्स या इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। वो किससे पता चलता है, इस इक्वेशन से पता चलता है हमको, है ना। तो मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस जो कि डिफरेंशियल फॉर्म वाले हैं और चारों के चारों इंटीग्रल फॉर्म वाले हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैक्सवेल्स इक्वेशन इन आइसोट्रोपिक मीडियम है ना, आइसोट्रोपिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम और कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, और फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, ये इनके इक्वेशंस को जो है एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इन चीजों के चांसेस होते हैं कि वो एज इट इज पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत इजी था कि मोनोपोल किससे जस्टिफाई होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो होता है डेल डॉट बी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है द फील्ड इक्वेशन इन द लॉरेंट्ज गेज विथ डाइवर्जेंस। तो आप लोग को ये फॉर्मूला पता है ना, जब हम गेज ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं, कूलम गेज, लॉरेंज गेज ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह हम पढ़ते हैं, तो उधर पे हमको ये इक्वेशन मिलता है। सो इस इक्वेशन को जब हम लॉरेंज गेज में अप्लाई करते हैं सो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो वैसे तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, डेल स्क्वायर A इज इक्वल्स टू माइनस म्यू J एंड डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आप लोगों को पता है, लेकिन ये आता कैसे है उसको एक बार हम देख लेते हैं। इजी है वैसे, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, बट अगर नहीं याद है तो मैं एक बार आप लोग को डिराइव करके बता देती हूँ कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को सेकेंड मैक्सवेल्स रिलेशन पता है, नहीं सेकेंड नहीं,
सेकेंड मैक्सवेल्स रिलेशन नहीं, फोर्थ एंड थर्ड, यहाँ पे फोर्थ और थर्ड मैक्सवेल्स रिलेशन का यूज करके हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट मैक्सवेल्स रिलेशन रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब डेल डॉट ई की जगह क्या लिख सकते हो? अब देखो, आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ये लिखना आना चाहिए ना। ये सब एकदम बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, तो इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख सकती हूँ, डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? माइनस डेल स्क्वायर फाई लैप्लासियन ऑपरेटर बन जाएगा प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ डेल डॉट ऑफ ए, यहाँ पे भी माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, ये है ना, और इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी सी चीज तो ये तो समझ आ गया हमको। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगी, ये जो हमको गिवन है बस यहाँ पुट करिए। सो क्या बचेगा? डेल बाई डेल टी ऑफ, यहाँ क्या बचेगा? माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी विच इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं पहली बार तो नेगेटिव साइन उधर भेज देती हूँ। ठीक है, एंड ये नेगेटिव पॉजिटिव और उस साइड कॉमन निकालूंगी तो अगेन वी आर लेफ्ट विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, सो ये म्यू एप्सिलॉन एंड डेल टू फाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये 1/c स्क्वायर एंड डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर है ना, एंड दिस इज फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर, डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर। ठीक है, तो बस इसकी जगह क्या कर दूंगी मैं, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये तो मेरा ये निकल गया। अब सेम प्रोसेस किसके साथ करेंगे? सेम प्रोसेस ये आप लोग होमवर्क करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इक्वेशन आया है कि नहीं। ठीक है, सेम किसके लिए करेंगे? सेम यू विल डू फॉर द मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। फोर्थ रिलेशन क्या बोलता है? डेल क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे डी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या पुट करोगे? माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, ये पुट करना। उसके बाद और इधर पे क्या पुट करोगे? इधर पुट करोगे डेल क्रॉस ए, और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे तो एक प्रॉपर्टी आती है लगाने के बाद डेल इंटू डेल डॉट ए, है ना, करके देखना, खुद से प्रैक्टिस होती है सब चीजों से। माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, और फिर इसको एज इट इज लिख के सॉल्व करना इनको पूरा कंप्लीटली। और फिर ये जो आया है इसकी जगह क्या पुट करोगे? ये वाला, ये वैल्यू। तो इधर का एक ये टर्म और इधर का एक ये टर्म कैंसल आउट हो जाता है एंड जेडी वाला टर्म जो बचता है और ये वाला टर्म बचता है। तो फिर आप इस इक्वेशन मतलब फिर लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा सो मुझसे पूछ लेना, माइनस म्यू जे। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है, एक मिनट, दोनों में माइनस आता है। इसमें पहली बार तो डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर ही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ना दोनों में नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, दोनों में नेगेटिव साइन आता है। एक और ऑप्शन होता, फोर्थ ऑप्शन मिसिंग है ना, तो दोनों में नेगेटिव साइन आता है, चाहे आपका ये हो मतलब स्केलर पोटेंशियल हो चाहे वेक्टर पोटेंशियल हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है दैट इज बी नॉट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई के बाय रूट 2 प्लस ओमेगा टी के कैप। तो देखो बी का जो डायरेक्शन है वो के कैप तो दे दिया हुआ है। अब
के मतलब आपके प्रोपोगेशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इससे हम देख के निकालते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर दोनों का साइन सेम डायरेक्शन में होता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब माइनस ऑफ आई प्लस जे जो है ये किसका डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया आपका प्रोपोगेशन वेक्टर का। और ये रिलेशन आपको पता है कि ई क्रॉस बी क्या होता है, के वेक्टर, है ना। तो यहाँ से हम ई का, वैसे तो आप लोग इसका सिर्फ डायरेक्शन निकाल लोगे ना तो भी आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है हमारी, हमको यही निकालनी है, क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई प्लस जे। अब देखो माइनस है तो यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जे क्रॉस के माइनस आई आता है, नहीं प्लस आई आता है, तो आई आ जाएगा, ठीक है, आई, और आई क्रॉस के जो है वो जे आता है माइनस जे, एंड माइनस आई, एक सेकेंड इसको ऐसे करते हैं, इसको लेट इट बी, इसको माइनस रहने दो, है ना, ये माइनस साइन है तो इसको ऐसे रहने दो। और मुझे आई क्रॉस आई प्लस जे चाहिए, किसका, के का डायरेक्शन, तो आई प्लस जे चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसको आई चाहिए ना, तो क्या आई होता है, के क्रॉस जे इज इक्वल्स टू माइनस आई होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जे कर दूं, या क्योंकि जे क्रॉस होना चाहिए ना, जे क्रॉस होगा तो आई आएगा, ठीक है, जे रहने दो, जे, और मतलब जे क्रॉस के जो है ये आई आता है, और हमारा ये क्या है, के क्रॉस के आई, ये माइनस जे होता है, तो प्लस आई तो नहीं हो सकता, ये माइनस आई होना चाहिए, दिस वुड बी माइनस आई, ठीक है। इसको क्या करोगे, माइनस आई, अब देखो माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई प्लस जे। अब ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है आपका आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस जे, और देखो ये वही है, बट ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ एब्जॉर्ब होगी, क्या हो जाएगा, आई माइनस जे, ठीक है। तो जो करेक्ट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये होगा, ठीक है। और इसको अब मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो एक रिलेशन आपको पता है इक्वल्स टू बीसी होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड बता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का ये दिया हुआ था बस उसमें सी से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी साइन पूरा जो भी है, और डायरेक्शन जो है डायरेक्शन आपका ये आ जाएगा, दैट विल बी माइनस आई माइनस जे। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इन द प्रीवियस क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम इनका एवरेज करें, ई क्रॉस बी बाई म्यू, ऐसे पॉइंटिंग वेक्टर निकालते हैं। अब जब दोनों का एवरेजिंग करोगे तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। देखो ई क्रॉस बी करना है, उधर पे हमारा ई कितना आया था, देखो यहीं से देख लो, ई कितना आया था, ई इज सी बी नॉट साइन ऑफ x प्लस वाई के बाई रूट 2 प्लस ओमेगा टी आई माइनस जे, ठीक है। और b का वैल्यू कितना आया था, सेम चीज है, बस डायरेक्शन कितना आया था, डायरेक्शन आया था के कैप, है ना, प्लस ओमेगा टी एंड के कैप। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो मैं क्या करती हूँ, मैग्नीट्यूड को एज इट इज रहने देती हूँ, क्योंकि ये तो b इंटू सी है इंटू बी, और इसका कर दूंगी तो आई माइनस जे क्रॉस के कैप डिवाइडेड बाई म्यू, ये कितना हो जाएगा, सी बी स्क्वायर, आई क्रॉस के इज माइनस जे एंड दिस इज माइनस आई, मतलब प्लस आई होता है बट, तो ये कितना हो जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, सी बी स्क्वायर अपॉन म्यू
और i प्लस जे, देखो वही डायरेक्शन आया ना जो पीछे हमको डायरेक्शन दिया था, तो पीछे हमने इसका डायरेक्शन ही निकाला था। और ई क्रॉस बी करके भी देखो वही डायरेक्शन आ रहा है। अब हमको एवरेज लेना है, तो एवरेज में क्या करेंगे, एवरेज में नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन बिल्कुल आएगा, सी बी स्क्वायर, और इसका एवरेज करते हैं तो ये i प्लस जे बाई रूट 2, ठीक है, और म्यू और बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना बी नॉट स्क्वायर। और आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर का एवरेज जो है वो 1/2 होता है, तो इस पूरे टर्म का एवरेज करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर कितना आ जाएगा, सी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि साइन स्क्वायर का एवरेज है √2 इंटू म्यू, और डायरेक्शन i प्लस जे। तो क्या आएगा, i प्लस जे तो आ रहा है, माइनस साइन भी आना चाहिए इधर पे, है ना, सी बी नॉट स्क्वायर i प्लस जे टू म्यू नॉट √2, ठीक है। अ डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर ऑफ रेडियस a इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब देखो डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर बोल रहा है ना, क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिलेंडर। तो हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जिसका रेडियस a दिया हुआ है। It is uniformly charged such that the volume charge density rho varies directly as the distance from the axis of the cylinder। मतलब from the axis of the cylinder जो ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मतलब अब रेडियस ही है, क्योंकि एक्सिस फ्रॉम द सिलेंडर तो ये रेडियस को ही बताएगा। तो रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमने के लिख दिया। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब यहाँ पे निकालना है। अब सिलेंडर है, तो अगर आप लोगों को पता होगा कि सिलेंडर के लिए अगर हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है तो हम क्या सिलेंडर ही ड्रॉ करते हैं, है ना, हम, क्योंकि हम जब रॉड के लिए करते हैं तो गॉसियन सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस लॉ ही अप्लाई करेंगे। सबसे बेसिक और सबसे जो बेसिक रूल्स होते हैं ना वही रूल्स अप्लाई करने चाहिए। अब देखो ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, सरफेस वेक्टर, है ना, और आपका क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, सेम गोज फॉर दिस। तो हम सिर्फ इस कर्व के लिए, ये जो कर्व है इस कर्व के लिए ही जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, बाकी के लिए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि उन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ सेज दैट E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इस सरफेस और इस सरफेस से तो जाने वाला फ्लक्स तो जीरो है ना, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग बोल दिया सबसे पहली बार। नहीं भी बोलता तो भी सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक ही सरफेस रह जाता है जो कि कर्व्ड सरफेस रहता है, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस के थ्रू निकालेंगे और इंटीग्रेशन में क्या कर देंगे, हमारा सरफेस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है, तो हमारा सरफेस 0 से a तक है इंटू E एंड ds, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0। Q एनक्लोज कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको सरफेस दिया हुआ है, तो Q को कैसे लिख सकते हो, रो डी टाउ, टाउ मतलब जो वॉल्यूम एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी 0 से a, और सरफेस एलिमेंट क्या होगा, ये सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πrl। अभी रहने दो, अभी लेंथ भले इनफाइनाइटली दिया लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, l कैंसिल आउट हो जाएगा। रो की जगह क्या पुट करेंगे, kr और d टाउ। अब आप लोगों को पता है वॉल्यूम एलिमेंट जो है फॉर सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले इन सब चीजों को पता कर लीजिए। वॉल्यूम का वॉल्यूम एलिमेंट फॉर सिलेंडर दैट इज 2πr इंटू l इंटू dr, और आपका उसका क्या होता है, क्या बोलते हैं उसका, स्फीयर का दैट इज 4πr² dr d थीटा और d फाई, और यहाँ पे 4πr² dr d थीटा d फाई, r नहीं आता उसमें, है ना, dr d थीटा d फाई, ठीक है। तो ये चीज आपका वॉल्यूम एलिमेंट होता है किसके लिए,
फॉर स्फीयर और एक सिलेंडर के लिए। वैसे भी आपका ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये वॉल्यूम एलिमेंट स्फीयर का हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसका हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच इंटू डी आर। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। तो बस यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ई, और इसको इंटीग्रेट करोगे किसके रिस्पेक्ट, मतलब ये तो सरफेस एलिमेंट है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है, और 0 से इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 0 से ए। तो ये कितना हो जाएगा ई इंटू 2 पाई ए एल इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ए से ये ए तो कैंसिल हो जाएगा आपका, डेफिनेटली कैंसिल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहिए तो कैसे करोगे, के ए अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 पाई एल और ये 4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये के हमारे द्वारा इजाद किया गया है ना, ये के हमने निकाला था। जब हमारा आर इक्वल्स टू ए है तो हमारा रो कितना हो जाएगा के ए, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी रो बाई ए। तो बस अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि देखो सारे ऑप्शंस में रो के टर्म्स में दिया हुआ है, तो रो के टर्म्स में दिया है तो रो बाई ए और ये 4 पाई एल एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा हमारा, एक मिनट कुछ गलत कर दिया है क्या हमने, इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी दिया है, नहीं तो एक मिनट, ये वॉल्यूम एलिमेंट हमने यूज ही नहीं किया, वेरी गुड, यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट हमने यूज ही नहीं किया है इसलिए गड़बड़ हो गया, सो सॉरी, एक मिनट ना। तभी ये आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि वॉल्यूम एलिमेंट यूज ही नहीं किया हमने यार, डबल मेहनत हो जाता है। वेट एक मिनट, ई इंटू 2 पाई ए एल हो जाएगी, इधर पे वॉल्यूम एलिमेंट भी आएगा तो ये के आर 2 पाई आर एल डी आर, तो ये एल से तो ये एल कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ई ए इज इक्वल्स टू के, ये आर स्क्वायर है तो ये आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट भी है इधर पे, और 0 से ए, तो ई ए इज इक्वल्स टू के ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ए कैंसिल, और अब मैं इसकी जगह रो बाई ए पुट करती हूँ, तो रो बाई ए 3 एप्सिलॉन नॉट और एक ए से एक कैंसिल, तो ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। द ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी पर मॉलिक्यूल इन ए पॉलीएटॉमिक गैस। तो देखो पोलराइजेशन जो है कोई भी मॉलिक्यूल में 3 तरीके से होता है, एक तो नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो पोलराइजेशन होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। कुछ आयोनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आयोनिक मॉलिक्यूल्स में क्योंकि नेचुरली डाइपोल मोमेंट होता है तो उधर पे आयोनिक पोलराइजेबिलिटी होती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी पोलराइजेशन होता है, उनमें पोलराइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके बाद भी हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब डालते हैं तो उनमें जो पोलराइजेशन होता है, मतलब इनमें परमानेंट
परमानेंट डायपोल मोमेंट बोलो आप लोग, इसको परमानेंट डायपोल मोमेंट बोलेंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, तो फिर हम उन मॉलिक्यूल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उनमें एक एडिशनल पोलराइजेशन देखने को मिलता है, जिसको हम ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? अल्फा आई, इसको बोलते हैं इसको अल्फा ई बोलते हैं, इसको अल्फा आई बोलते हैं, और ये अल्फा ओ, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी होता है दैट इज पी इज इक्वल्स टू एन अल्फा ई इंटू ई, है ना। ये इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी एक्सटर्नल। ये किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन के वजह से। आयन के वजह से क्या होता है? एन अल्फा आई ई एक्सटर्नल। और आपका जो ओरिएंटेशन मतलब जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है उनके वजह से होता है एन म्यू स्क्वायर अपॉन 3 kBt इंटू ई। तो जब तीनों को कंबाइन करते हो तो नेट पोलराइजेशन निकलती है, जो कि कितनी आती है? अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस एन तो बाहर निकाल लिया, म्यू स्क्वायर अपॉन 3 kBt इंटू ई एक्सटर्नल, म्यू स्क्वायर अपॉन 3 kBt इंटू ई एक्सटर्नल। अब इन तीनों पोलराइजेबिलिटी में केवल ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी या ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसके अलावा ये दोनों जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये चीज को याद रखिएगा आप लोग, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं। सिर्फ यही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे वो यही चीज पूछा था आपको, ठीक है। ठीक है, तो समझ आया ये चीज, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी ही और अपना आयनिक पोलराइजेबिलिटी, ये दोनों पोलराइजेबिलिटी जो है ये ऐसी पोलराइजेबिलिटी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ओके, so next question है that is a rectangular dielectric slab is placed in uniform electric field so that polarization is P। तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब है हमारे पास, ठीक है, और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मतलब ऐसे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पास ऑन हो रही है इससे, इसमें हमने इसको रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली पास ऑन हो रही है, और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो इसका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? इसका पोलराइजेशन हो जाएगा P। अब बोल रहा है कि द इंड्यूस्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन द अपर सरफेस आर गिवन बाय। तो सबसे पहले आप लोगों को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी इनका रिलेशन विद द पोलराइजेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ P, और ये क्या होता है? P डॉट एन कैप। मतलब आपका एन कैप वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपका पोलराइजेशन हो रहा है। तो पोलराइजेशन हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहली बार तो ये क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो उसकी वजह से जो पोलराइजेशन होगा वो सिर्फ सरफेस में होगा, है ना, सरफेस में होगा। अंदर के पोलराइजेशन जो है वो नेट जीरो हो जाएंगे। इट मींस अंदर हमारे पास कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं रहेगी, सिर्फ कहाँ पे सस्टेन करेगी? सिर्फ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये
हमारा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज रिसाइड्स हो जाएंगे, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज रिसाइड हो जाएंगे हमारे, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज रिसाइड हो जाएंगे। और हमारी पोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या आप लोग को पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। जस्ट लाइक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही पोलराइजेशन का डायरेक्शन होता है, ठीक है। पोलराइजेशन कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होती, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट वो कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होती, उसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जस्ट लाइक द डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एक भी चार्ज जो है वो वॉल्यूम के अंदर सस्टेन नहीं करेगा, वो सारे के सारे चार्जेस जो है वो सरफेस में आ जाएंगे। दैट्स वाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो जो है ये हमारा 0 होगा। तो वैसे तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात जो हमारा सरफेस में है, तो मैंने बोला ना कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक ही है डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा जो है वो पी के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक है, पता होना चाहिए, ठीक है। The vector potential at the position vector defined by R in a uniform magnetic field may be written as, देखो आप लोगों ने B को in terms of A देखा है ना, अब वो पूछ रहा है A को in terms of B, तो ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा अलग सा है। तो देखो अगर मैं दोनों साइड कर्ल कर दूं, फॉर एग्जाम्पल दोनों साइड अगर मैं कर्ल नहीं लेती, मैं एक काम करती हूँ, दोनों साइड कर्ल नहीं लेती, एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करके बताती हूँ जो कि वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है। दैट इज कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है ना, और उस कांस्टेंट वेक्टर का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो और उसका कर्ल लेते हो, तो ये हमेशा 2 टाइम्स ऑफ बी आता है, ये प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोई भी कांस्टेंट वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो और फिर उनका कर्ल ले रहे हो, तो ये हमेशा 2 टाइम्स ऑफ बी हो जाता है। जहाँ रिमेम्बर करना कि ये चीज आपका क्या होना चाहिए, ये आपका पोजीशन वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, आपका पोजीशन वेक्टर होना चाहिए, तो ये 2 टाइम्स कर देता है। अब बस यहाँ से वही चीज फॉर्मूला निकाल के लाया गया है कि अब देखो यहाँ पे मैं और कैसे लिख सकती हूँ इसको, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 एंड बी क्रॉस आर इज इक्वल्स टू बी, ऐसे लिख सकती हूँ। ये लगभग ऐसा नहीं दिख रहा है कि ऐसा टाइप्स का कुछ नहीं दिख रहा है, बस तो इसी की एनालॉजी लगाई, दोनों को कंपेयर किया, तो ये वेक्टर कितना आ जाएगा, 1/2 बी क्रॉस ऑफ आर, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर आपको बी वेक्टर पता है, आपको आर वेक्टर पता है और आपको बोलेगा ए निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला यूज करना। लेकिन अगर आपको ए पता है और आपको बी बोलेगा, तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट तो सबको पता होता है, ये वाला, ये फॉर्मूला बहुत रेयर है, तो ऐसे सब क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। The orientational polarizability of a molecule is inversely proportional to the temperature, whereas ionic polarizability is independent of temperature and depend on atomic configuration. Yes, ये जो है टेम्परेचर में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कौन, आपका आयोनिक वाला, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। देखो मैं आपको लिखा भी देती हूँ, इसकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है 4πε0r³, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। आयोनिक जो है ये Q²/μ ε0 जहाँ ये ω0 आपका फ्रीक्वेंसी है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड नहीं करती। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो है ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज, तो ये चीज तो आपको पता है कि फेज डिफरेंस जो है, दोनों के बीच में फेज जो है वो हमेशा π/2 का फेज डिफरेंस होता है यूजुअली, है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। E क्रॉस B जो है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में आपस में फेज डिफरेंस जो है वो नो फेज डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता। मतलब अगर ये इनिशियल से चालू हो रहा है तो ये भी इनिशियल से चालू हो रहा है, जैसे इसमें शो कर रहा है। जनरली जो है जनरल केस है ये,
जनरल केस, मोस्ट जनरल केस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में, इन दोनों के बीच में देखो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस है। या फिर मैं इसको और थोड़ा आगे बढ़ाऊं, अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँ कि ये लाइन आ कहाँ से रही है, तो देखो मैं आपको बढ़ा के बताती हूँ। ये कोई लाइन इधर से आ रही है, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पहले से आगे बढ़ चुका है, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब इतना का फेज डिफरेंस फाई एक्स्ट्रा आ रहा है। ये किसके केस में आता है? ये आता है कंडक्टर्स के केस में। सिर्फ कंडक्टर के केस में ही जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से अहेड होती है, या ये बोलो कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से बाद में ये लैग करके चलती है, लैग बिहाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स दी मैग्नेटिक फील्ड, ये बोल सकते हो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा इन कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर ही एक स्पेशल केस है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन फेज नहीं होते। इनका फेज जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है इन द केस ऑफ कंडक्टिंग। बट बाकी जितने भी केसेस हैं आपके पास, सारे केसेस में इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कौन जो है, किसके फेज डिफरेंस जो है 0 होते हैं और किसके नहीं होते हैं। और इसका कारण बिकॉज क्योंकि हमारा जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन नहीं करती है ना। ये तो आप लोग को पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन नहीं करती, बट थोड़ा ना थोड़ा पेनिट्रेट करती है, जहां से हम स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। और स्किन डेप्थ के कॉन्सेप्ट की वजह से जो है आपका फेज डिफरेंस जो है अराइज होता है, जो कि समहाउ उसका फॉर्मूला ये होता है, जो कि अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन है ना। आपको कंडक्टिविटी दे देगा, आपको एप्सिलॉन दे देगा, आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा और बोलेगा व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, तो निकाल देना। अब इन जनरल फेज डिफरेंस क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और इनटू ओमेगा डब्ल्यू। अब जो हमारा नॉर्मल केस होता है, मतलब पुअर कंडक्टर हो गया या डाई इलेक्ट्रिक हो गया है ना, उनमें जो कंडक्टिविटी होती है ये बहुत ज्यादा कम होती है इसके प्रोडक्ट के, इसलिए जो है ये ऑलमोस्ट, हम इसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, इसको हम नेग्लिजिबली स्मॉल मान के चलते हैं। दैट्स वाई हमारा फेज डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 आता है। किसके केस में? जब हम बात करें पुअर कंडक्टर के बारे में प्लस डाइलेक्ट्रिक के बारे में, दोनों के केसेस में हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 आता है। तो यहाँ तो सबसे पहले आंसर यही होगा क्योंकि इसने कंडक्टर